5 राज्यों में चुनाव है। हर पार्टी अपना स्टार प्रचारक प्रचार के लिए जनता के बीच पहुंचकर उतारती है ताकि पार्टी अपनी बात कर सके। जी हाँ, आप हैरान होंगे, बात स्टार की। जी हाँ, स्टार की तो होती है। आज मेरे साथ रॉक स्टार है। अब आप ये कहेंगे कि मैं रॉक स्टार क्यों कह रहा हूँ। जी हाँ, उनमें एक आदत है, पत्थर तोड़कर राह बनाना जानते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि अगर राह बनाने की बात हो रही है तो वो कौन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्र में सबसे कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी की। जी हाँ, नितिन गडकरी आसमान से जमीन की बात करेंगे क्योंकि वो खुद भी एक जमीनी नेता हैं। जी हाँ नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 5 राज्यों में चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव। मैं आपसे सारे राज्यों को छूते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यूपी की बात करूं। यूपी एक ऐसा प्रदेश है, 403 सीटें, देश में 690 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव है। नितिन जी, आपको कुकिंग का बहुत शौक है। आप बीच में मुझे पता भी चला था आप बनाते भी हैं। चुनावी खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी के 4 यार होते हैं, 4 यार घी पापड़ दही अचार। बीजेपी के कितने यार? देखिए, खिचड़ी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 7-8 साल में जो काम देश में हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके निश्चित रूप से एक पॉजिटिव होट उत्तर प्रदेश की विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, जो पहले बहुत ही खराब थी। उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हुआ है कि मैंने अभी उत्तर प्रदेश के रैली में बताया कि हम लोग 5 साल के अंदर अमेरिका के बराबरी के रास्ते उत्तर प्रदेश में बना देंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था बढ़ी है, नए रोजगार निर्माण हो रहे हैं, नए एयरपोर्ट निर्माण हो रहे हैं, और इन सब बातों को देखकर लोगों के मन में एक आस है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य बदलने की ताकत अगर कोई पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य बदल सकती है। इसी बात पर जनता हमको पॉजिटिव रूप में समर्थन देके चुन कर लाएगी, ये मेरा विश्वास है। जी नितिन जी, चुनकर लाएगी, इसीलिए आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं, द्वारे द्वारे जाकर मतदाता से मिलने का काम। नितिन जी, बात करें महाराष्ट्र में और मराठी में कहा जाता है विकासाचा महामेरू। विकास के हाईवे को लेकर यूपी में शुरुआत हुई थी, वो गाड़ी डिरेल हो गई। नहीं लगता आपको यूपी के चुनाव है, बात जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान, चीन, चुनाव प्रदेश के बाद पड़ोसियों पर चली गई। देखिए, लोग कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया उसको उठाती रहती है, चुनाव में इसकी चर्चा होती है। इसका मतलब चुनाव के मुद्दे वो बन गए, ऐसा नहीं होना। जनता आखिर वोट देंगी वो ग्रास रूट लेवल पर जो परफॉर्मेंस हुआ है, जो विकास हुआ है, जिसका अनुभव जनता को। जो गन्ने उत्पादक किसान है यूपी में मैक्सिमम है, आज किसानों के बैंक खाते में पैसा जा रहा है। इथेनॉल की शुरुआत हुई है। पहली बार इस देश में, उत्तर प्रदेश में, किसानों को गन्ने का भुगतान मिला हुआ है। बहुत अड़चने आती थी, रेट अच्छा मिल रहा है। इन सब बातों का मिला असर जो लोगों के जीवन में सरकार के कारण जो बदल हुआ है, उसी के आधार पर लोग वोट देंगे। बाकी कुछ लोग बोलते हैं, अनाप शनाप चर्चाएं होती रहती है, और लोगों को दोष देने से ज़्यादा मीडिया भी ऐसे अनप्रोडक्टिव विषयों की चर्चाएं करा के उसको इश्यू बनाने की कोशिश करती है। लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि जो सरकार अभी है, 5 साल जिसने काम किया, उसके कार्य का, उसके परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा काम किया है तो उनको चुनकर देना चाहिए, नहीं किया है तो बदलना चाहिए। जी नितिन जी, आपने कहा कि ऐसे मुद्दे जिनका जनता से सरोकार नहीं, मीडिया भी उठा लेती है और विपक्षी दल भी इस चीज को भुनाने में लगे रहते हैं। लेकिन राजनीति में भाषा का स्तर, चूंकि आपने इस बात को कहा है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या चुनाव के दौरान बात विकास की होनी चाहिए? सर्दी, गर्मी, चर्बी, इन सारे शब्दों के प्रयोग के कोई मायने आपको लगते हैं? देखिए, कभी कभी ये चर्चाएं चुनाव के समय आती है, उसको निगलेक्ट करना चाहिए। और बेसिक जो चुनाव के मुद्दे हैं, जो चुनाव के मुद्दे जिसके ऊपर जनता को जिस मुद्दों के ऊपर अपना खुशी है, दुख है,
उन विषयों की चर्चा करना ही लोकतंत्र के गुणात्मक विकास के लिए आवश्यक है। धीरे धीरे पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, यही हमारा लोकतंत्र का आधार बनेगा, तो हमारा लोकतंत्र और सेंसिटिव और अच्छा होगा। और मीडिया भी लोकतंत्र का एक स्तंभ है। जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव विंग, मीडिया और लेजिस्लेटिव विंग, इन 4 पैरों पर लोकतंत्र खड़ा है, तो सबकी उसमें जिम्मेदारियां हैं। मीडिया ने भी इसमें केवल उन्होंने बोला, इन्होंने बोला, लगा दिया, चर्चा की, विवाद कर दिया, कार्यक्रम करा दिया, ऐसा नहीं है। मीडिया भी एजेंडा सेट कर सकती है और लोकतंत्र के मजबूती करने के लिए मीडिया ने भी ऐसा एजेंडा सेट करना चाहिए जो लोकतंत्र को मजबूत करे। जी नितिन जी, एक लक्ष्य की बात की जा रही है, आपकी पार्टी कह रही है 300 पार। 300 पार कितना आसान और कितना मुश्किल? देखो, मैं तो अभी बीच में 12 एक रैली करके आया, फिर मुझे कोविड हुआ तो मैं यूपी जा नहीं पाया। आज वहाँ की परिस्थिति के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, पर जो भी कुछ मैं गया था, मैंने देखा, हमको फिर से एक बार एक अच्छी साइजेबल मेजॉरिटी मिलेगी और फिर से एक बार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी जीत होगी, ये मुझे विश्वास है। जी नितिन जी, आपके आत्मविश्वास को हम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि चट्टानों को तोड़कर राह बनाना बखूबी जानते हैं। चुनाव हर 5 साल बाद आते हैं और आपका राजनीतिक कौशल्य भी लोगों ने देखा है। नितिन जी, आगे बढ़ते हैं। बात विकास की, परफॉर्मेंस की आपने की, बात फिर घूम फिर कर वही मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। अयोध्या में निर्माण जारी, काशी में निर्माण जारी, या मथुरा की बारी, ये बोलने के क्या मायने, क्या जरूरत लगती है आपको चुनाव के दौरान ये सारी बातों को लाकर फिर मंदिर केंद्रित कर देते? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इसमें सभी समाजों ने सहयोग भी किया है। इसके कारण कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं है। अब मुझे लगता है कि प्रभु रामचंद्र के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा, ये देश की सभी जनता की आस्था, श्रद्धा, अस्मिता का प्रतीक है। और प्रभु रामचंद्र भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत के प्रतीक थे और सभी धर्मीय लोगों ने अब इसका समर्थन भी किया है, स्वागत भी किया है। अब उसको विवादों में ले जाकर कंट्रोवर्सी खड़ी करना उचित नहीं है। जो निर्णय है वो हो गया है। अब हम चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जो भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी, उसके जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली, पानी, रास्ते, कम्युनिकेशन, रोजगार, खेती, इन सब बातों पर, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन, अच्छी स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIT, मेडिकल कॉलेजेस, इन सब बातों की चर्चा करना ही मुझे लगता है लोगों के हितों में है। उसी के तरफ हम चुनाव को ले जाना, इसमें सभी स्टेक होल्डर का फायदा है। जी, सभी स्टेक होल्डर का फायदा है। नितिन जी, यूपी चुनाव में परिवारवाद की बात आती है, बात कहते हैं तो समाजवादी, मैंने कहीं पढ़ा था, आपने कहा कि परिवारवाद यूपी में ऐसे दिखाई दे रहा है, या सियासत में एक तरफ माँ बेटा, बाप बेटा, ये क्या है? आप किस संदर्भ के तहत इन सारी चीजों को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर विश्वास नहीं रखती। 2 चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति किसका लड़का या लड़की है इससे बड़ा नहीं होता। उसका मूल्यांकन उसकी कर्तृत्व और गुणवत्ता के आधार पर, उसके कार्य के परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना है और इसीलिए चाय बेचने वाले मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पोस्टर चिपकाने वाला नितिन गडकरी आज पार्टी का अध्यक्ष बना, मंत्री बना। तो हमारे पार्टी में ही एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पिता पुत्र की और माँ बेटों की पार्टी नहीं है। पर जो पार्टी आज लोकतंत्र में दिखती है मेजोरिटी, उसमें जो नेतृत्व होता है वो प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री, मंत्री के पेट से मंत्री, MP के पेट से MP, MLA के पेट से MLA। मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। एक बात केवल कहना चाहता हूँ, किसी का बेटा बेटी होना गुनाह नहीं है, पर वो कार्य के कसौटी के ऊपर उतरता है और माँ बाप के बजाय जनता कहती है कि हमें ये नेता चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ। पर माँ बाप जब कहते कि मेरे बेटे को चुनाव में वोटिंग करो, ये मेरा वारस है,
तो वारस अच्छा कि सरस अच्छा, तो ये बात का निर्णय जनता को करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां वही परिवारवाद पर चलती है, निश्चित रूप से वो चीज हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जी, चूंकि परिवारवाद की बात की और मुझे लगता है दर्शक जो आपको देख और सुन रहे हैं, नितिन जी आपकी तुकबंदी मुझे एक और याद आती है। आप राजस्थान विधानसभा गए थे, आपने अभी जैसे बताया परिवारवाद की एक संज्ञा को आपने व्याख्या दी। आपने टिकट को लेकर कहा था कि किसी को टिकट नहीं मिले तो क्या होता है, विधायक बन गया तो क्या होता है, मंत्री बन गया तो क्या। तो शब्दों की भाषा शैली आप जो बैठ के तुरंत बनाते हैं, ये अपने आप में बेजोड़ है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा ने कमान संभाल रखी है। लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। महिलाओं को रिझाने के लिए साइलेंट वोटर यूपी में कुछ जादू कर सकता है, लगता है आपको? देखिए भाई, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने पार्टी को आजमाने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी जितनी मजबूत होनी चाहिए उतना मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। तो प्रियंका गांधी अपना नसीब आजमा रही है, जरूर वो काम करे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। बाकी निर्णय तो जनता की अदालत में होगा, क्या सही और क्या गलत है। नितिन जी आगे बढ़ते हैं, चूंकि अब परिवार को ही लेके हमारी श्रृंखला चर्चा में चल रही है, तो बात करते हैं। इस बार दो लड़के, पिछले बार साइकिल के करियर पर कांग्रेस थी, इस बार आरएलडी लेकर अखिलेश पैडल मार रहे हैं। देखो, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शन, लिमिटेशंस, कॉन्ट्राडिक्शंस। वे साथ यहाँ ना परमानेंट मित्र होते हैं ना परमानेंट एनिमीज होते हैं। हर चुनाव में इक्वेशन बदलते हैं, पर दुर्भाग्यवश सिद्धांत इसका आधार नहीं होता। हमें आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति होनी चाहिए, और धीरे धीरे परिवारवाद के ऊपर, जात के आधार के ऊपर राजनीति हो रही है। मुझे लगता है अब धीरे धीरे जनता को गुणात्मक रूप से पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान आकर्षित करना, यही लोकतंत्र का तकाजा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी भारत सरकार ने किए हुए काम, और योगी जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था को ठीक करने में, और उत्तर प्रदेश के विकास में योगी जी ने जो काम किया, उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। हमें अपना पॉजिटिव वोट चाहिए, दूसरे के ऊपर नकारात्मक टीका टिप्पणी करके हमें वोट नहीं चाहिए। आपको वोट नहीं चाहिए। ये प्रोग्रेस की आप बात कर रहे हैं, विकास की बात पर, विकास के आधार पर मतदाताओं के बीच जाना, यही एक स्वस्थ लोकतंत्र है। नितिन जी बात करें ओवैसी पर हमला हो जाता है, फिर कई बार विपक्ष आप लोगों पर भी उंगली उठाकर ये कहता है कि ओवैसी आपकी बी टीम है। देखो, एक तो पहले उनके ऊपर जो हल्ला हुआ वो निंदनीय, निषेधार्ह है। गृह मंत्री जी ने उनको कहा कि हम प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं, उन्हें लेना चाहिए। उन्होंने उसको नकार दिया, अच्छी बात नहीं है। और ये जो ऐसी घटना है, इसकी हमारी पार्टी ने भी तीव्र रूप से निषेध व्यक्त किया है। निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और जहाँ तक ओवीसी के बारे में ऐसा प्रचार करना, ये चुनाव में कुछ ना कुछ लोग उल्टा सीधा कहते रहते हैं, मुझे लगता है ये चलता ही रहेगा। इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जी, महत्व नहीं देना चाहिए नितिन जी, लेकिन चूंकि सियासत, मुझे आपसे 5 राज्यों पर बात करनी है। यूपी 403 सीट का मसला है, तो सवाल भी सबसे ज्यादा उसी राज्य से जुड़े हुए पूछ रहा हूँ। नितिन जी, ममता दीदी कलकत्ता से उठकर उत्तर प्रदेश आ गई। मैं आगे दूसरे प्रदेश में जब जाऊंगा तब उनका और जिक्र करूंगा। यूपी में ममता का आना आपको क्या लगता है, क्या मायने है? मुझे नहीं लगता उनको एक भी सीट मिलेगी। उनका कोई रिलीवेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में। वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के बजाय मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में वो आगे आए। कोशिश करने का सबको अधिकार है, तो लड़ाई उनके और कांग्रेस के बीच में है, हमें उसकी चिंता करने की। नितिन जी, आप निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं और आपके चेहरे पे वो निश्चिंतता भी दिखाई दे रही है। आगे बढ़े नितिन जी। किसान, लगभग 1 साल किसान सड़क पर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ इलाके हैं जहां किसान बहुत डोमिनेंट। आपको क्या लगता है, किसान का मुद्दा, ठीक है काला कानून आपने वापस लिया, लेकिन चुनाव में कितना बड़ा संघर्ष? मैं वो काला कानून नहीं मानता। जो कानून किसानों के हितों में था, पर आज उसके लिए किसानों अगर हम नहीं समझा पाए तो बड़ा दिल दिखाकर हमने उसको वापस लिया है। पर भारतीय जनता पार्टी की गांव गरीब मजदूर किसानों के समर्थन में है। आज हम एमएसपी से जब प्राइजेस कम हो जाती है तो हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए बजट से दिए
और गेहूँ चावल मक्का खरीदते हैं, सोयाबीन खरीदते हैं। अभी हमारे यहाँ गन्ने के ऊपर हमने इथेनॉल बना के नीति लाई कि इस देश का किसान बिजली तैयार करेगा, ईंधन तैयार करेगा। तो हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बदल दिया, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाया है और किसानों के लिए अनेक योजना ऐसी बनाई है जिससे निश्चित रूप से किसानों का तकदीर बदल रहा है। हम किसानों को, गांव गरीब मजदूर किसान को 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट और जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उन इलाके का विकास करना चाहते हैं और इसलिए हम किसानों के विरोध में नहीं, हम किसानों के हितैषी है। इसीलिए किसान के अकाउंट में हमने पैसे भी करोड़ों रुपए जमा किए और किसानों के हितों की हर बार रक्षा की। जी नितिन जी, यूपी से जुड़ा हुआ ये आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पंजाब, गोवा, उत्तराखंड भी जाना है। नितिन जी, राष्ट्रवाद प्रदेश के चुनाव में मुद्दे बन जाते हैं, आपको लगता है इसकी जरूरत है अगर विकास की बात हो रही है? देखिए, राष्ट्रवाद ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आत्मा ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय ये हमारा उद्दिष्ट है। जो समाज के शोषित पीड़ित दलित हैं, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहें। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का चिंतन ही हमारी प्रेरणा है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं। और ये राष्ट्रवाद कोई चुनाव का मुद्दा थोड़ी, राष्ट्रवाद विवाद का मुद्दा थोड़ी है। राष्ट्रवाद तो देश का आत्मा है और इसलिए इन बातों को चुनाव के विवाद के विषय में लाना उचित भी नहीं है और हम लाना भी नहीं। जी जी नितिन जी, आपने नितिन जी को सुना उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। बढ़ते हैं आगे, पंजाब। जी हाँ, पंजाब, जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक कितना असर डालेगी ये चुनाव? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को सुरक्षा के कारण वापस आना पड़ा और राज्य सरकार ने उनको उचित प्रकार का संरक्षण नहीं दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे लगता है देश के इतिहास में ऐसी कभी घटना हुई नहीं और निश्चित रूप से इसके कारण पंजाब की जनता के मन में भी आक्रोश पैदा होगा और इसका परिणाम चुनाव में निश्चित रूप से। जी नितिन जी, आगे बढ़े। अमरिंदर सिंह जो किसान आंदोलन के पीछे के बैकस्टेज चेहरे माने गए, अब वो आपके साथ हैं। अमरिंदर का आना आपको क्या फायदा पहुंचा है? देखिए, अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है वो पंजाब के विकास के लिए हुई है। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होने जब थे तो बहुत पॉपुलर थे, मेरा उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था और उनका और हमारा कॉम्बिनेशन पंजाब में भविष्य के लिए, पंजाब की जनता के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और उसको देखते हुए पंजाब की जनता उनके और हमारे बीच में जो अलायंस हुई है उसको अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जी नितिन जी, इस समय जो सियासत चल रही है, ये मैं सारे राज्यों को मिला जुला कर ये सवाल पूछ रहा हूँ। दिल्ली वाली सियासत, आप समझ गए होंगे, दिल्ली वाली सियासत यानी फ्री बी वाली सियासत। हर जगह मुफ्त में दे दो, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में शिक्षा, कहीं स्कूटी दे दो। तो इस तरह की सियासत को आप क्या देखते हैं? ये वाकई विकास की ओर बढ़ते कदम होते हैं या लुभाने के लिए लाभ? ये इडली बांटना, फिर ये वो जो कुछ चल रहा है देश में, फुकट में देना, बिजली फुकट, ये फुकट, ये पॉलिटिक्स के लिए शायद ठीक होगा, देश के लिए अच्छा नहीं। इससे सेक्टर के सेक्टर खत्म हो जाएंगे और ये जो है हमको बजट का पैसा मिला उसको हम कॉन्क्रीट खर्ची इन्वेस्टमेंट करके उसके रोजगार निर्माण करें और परमानेंट विकास की ओर जाए। इसी में हमारे देश का आर्थिक हित है। ये फुकट में बांटने वाली राजनीति जो है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए और देश के लिए अच्छी नहीं है और जनता में भी मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचकर ऐसी राजनीति को विरोध करना ही देश के हित में, जनता के हित। जी नितिन जी, आगे बढ़ते हैं। पंजाब पर बात हुई है, बढ़ते हैं आपके सबसे प्रिय प्रदेश पर। मुझे पता है प्रिय प्रदेश आपका क्यों, क्योंकि इस प्रदेश के जो एक नेता रहे वो आपके बहुत करीबी मित्र रहे, जो अब हमारे बीच नहीं। मैं बात कर रहा हूँ गोवा की। जी हाँ, गोवा मनोहर पर्रिकर के बगैर
2022 का चुनाव क्या देखते हैं? देखो, मनोहर पर्रिकर, मैं जानता हूं कि जब 95 में महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई थी तो प्रमोद महाजन जी ने मुझे, उस समय मंत्री था, मुझे गोवा की जिम्मेदारी दी थी। और उस समय मनोहर पर्रिकर, दिगंबर कामत, श्रीपाद नाइक, संजीव देसाई 4 कार्यकर्ता थे, तरुण थे। उनके साथ मैं गोवा में भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। जो भारतीय जनता पार्टी गोवा में विकसित हुई उसका श्रेय मनोहर पर्रिकर और श्रीपाद नाइक, हमारे 2 नेताओं ने बहुत मेहनत की और उसके फलस्वरूप हमें सत्ता मिली। मनोहर पर्रिकर का नेतृत्व, उनका कार्य कर्तृत्व हमारी ताकत थी। वो IIT के इंजीनियर थे, नम्र थे, शालीन थे, सहजता, सरलता ये उनका स्वभाव था। और गोवा के संस्कृति के साथ, गोवा के लोगों के साथ उनका एक लगाव था और इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर वो गोवा आए। मुझे लगता है कि उनका जाना और उनकी लोकप्रियता आज हमारे लिए निश्चित रूप से एक अड़चन है कि एक बड़ा नेता हमारे में से चला गया। और उनके जाने के बाद प्रमोद सावंत के रूप में बहुत गोवा में काम हुआ है। मनोहर पर्रिकर ने जो जो सपने देखे थे वो प्रमोद जी ने पूरे किए। और जहाँ तक मैं हूँ, मैंने गोवा में 25,000 करोड़ के रास्ते बनाए, रास्ते के काम शुरू किए और रास्ते मंजूर किए। वो सब जगह दिखते हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5-7 साल में हमने गोवा में रोड के क्षेत्र में करके दिखा। जो पोर्ट था उसमें 7,000 करोड़ के मैंने काम किए, पोर्ट को अच्छा तरह विकसित किया। और इतना ही नहीं तो MSME में जब था तो कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की भी शुरुआत की। तो गोवा, आज जो गोवा का विकास हुआ है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और गोवा बीजेपी प्रमोद सावंत के नेतृत्व में हम यही कह रहे हैं कि जो 5-7 साल में किया था वो तो एक फिल्म थी, अब असली फिल्म शुरू होना बाकी थी, वो तो न्यूज़रील थी। हम गोवा का चौफेर विकास करके गोवा को हिंदुस्तान का प्रथम क्रमांक का सबसे डेवलप स्टेट करके बनाएंगे। यही हमारा काम है, लोगों का विश्वास है और लोग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुन कर देंगे, ये मेरा विश्वास। जी नितिन जी, बात करें इस समय आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल आपके साथ नहीं है, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आपके साथ नहीं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती। गोवा में सरकार बनाना, मुझे स्मरण आता है 2017 जब ऐसी परिस्थिति थी, आपकी सीटें कम थी, लेकिन नितिन गडकरी का कुशल संगठक और कौशल्य काम आया और आपने सरकार बनाई। इस बार जब आपके अपने ही आपके सामने खड़े, देखिए, पहली बात तो ऐसे कि राजनीति में ऐसे होता ही है। और मनोहर पर्रिकर भी कभी परिवारवादी राजनीति के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे को राजनीति में लो। वो जहाँ से टिकट मांग रहे थे वहाँ से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर नेताओं ने प्रवेश किया था, वहाँ देना मुश्किल था। और इसलिए उनको देवेंद्र जी ने बात करके कुछ अलग जगह का अल्टरनेटिव भी दिया था, पर उनका आग्रह था कि मैं वहीं से लड़ूंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी को जो विकास किया है हमने, उसके आधार पर वोट मिलेंगे और हम एक निश्चित रूप से मेजोरिटी तक पहुँचेंगे, मेजोरिटी में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। नितिन जी, चूंकि मुझे पता है आसमान से हमें जमीन पर उतरना है, क्योंकि आसमान में घोंसला नहीं होता। जल्दी जल्दी 2-3 स्टेट्स को मुझे और छूना है। नितिन जी, बात की जाए गोवा की, तो यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल टूरिज्म होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी आ गई, बात की जाए ममता बनर्जी यहाँ आ गई, तो ये टूरिज्म को आपको लगता है कि गोवा के विकास टूरिज्म हमारे बहुत फायदे का है। ममता जी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जितने वोट काटेगा उतनी हमारी जीत पक्की होगी। एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमें जिताने के लिए और मदद करने के लिए गोवा में आई है। तो जो टूरिस्ट बनकर आए हैं उनको मेरा कहना है कि खाओ पियो मजा करो और हमें जिताने के बाद फिर वापस जाओ। नितिन जी, मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ना उत्तराखंड की और गोवा में संकल्प आप बता ही दिए कि गोवा के लिए क्या संकल्प है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड, देवभूमि अपने आप में आपको क्या लगता है कि भाई एक एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की जो आपके यहाँ वहाँ स्थिति रही, कोई 3 महीने में 3 कल ही मैंने वहाँ एक बड़ा दूरदर्शन का ये हुआ सेमिनार, उसमें बोला मैं वहाँ 16 रोपवे बना रहा हूँ, बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह पर। दूसरी ओर मैं उत्तराखंड में 4 धाम का रोड बना रहा हूँ,
मानस सरोवर जाने का रोड बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। ये अभी दिल्ली से मेरठ हमने बनाया, पहले 4 घंटे लगते थे दिल्ली आने, अब 40 मिनट लग रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां बदली है, उत्तराखंड पूरा बदला है। उससे उत्तराखंड का ये ऑल सीजन रोड है, साल भर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जा सकोगे। फिर वहां से आपको विकुलिक से मानस सरोवर जाने का मार्ग खुल गया। अभी 6-8 महीने में वो काम पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए आने वाले समय में उत्तराखंड में टूरिस्ट बड़े दुगने तिगने आएंगे, और जो टूरिस्ट आते हैं उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार के लिए खर्चा होती है। तो उससे नए रोजगार निर्माण होंगे, उत्तराखंड का विकास होगा। और उत्तराखंड के 1970 से 3 प्रोजेक्ट अटके हुए थे इरिगेशन के, वो सब प्रोजेक्ट मैं वाटर मंत्री था तो मैंने क्लियर करके दिए, और तीनों प्रोजेक्ट पर अब जोरों में काम शुरू हुआ है। इससे बिजली भी मिलेगी, और अब उत्तर प्रदेश में रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, मेरे डिपार्टमेंट में मैंने इतना काम किया है जो 50 साल में नहीं हुआ, वो ये 5 साल में उत्तराखंड में हुआ है, पर्याप्त है। तो लोगों का विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता का, उत्तराखंड का तस्वीर बदलने की ताकत अगर कोई पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। और हमारे जवान मुख्यमंत्री जो है, युवा मुख्यमंत्री है, वो उनकी एक विजन के साथ, नम्रता, शालीनता के साथ बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के तकदीर को बदल सकते हैं, और उनके नेतृत्व में हमें जीत मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। जी नितिन जी, बात मणिपुर की, क्योंकि ये 5वां राज्य, और जैसा कि मैंने इस मुलाकात के शुरुआत में ही कहा था कि पार्टी के आप कद्दावर नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आप, देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में आपकी गिनती होती है। तो अब आखिरी राज्य बचता है मणिपुर। मणिपुर में कहाँ खड़ी दिखाई देती है बीजेपी? अगर इतिहास को देखें तो केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, छोटे राज्यों की ये स्थिति रहती है कि दल बदल कर इधर उधर सरकारें हो जाती है। मणिपुर को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मणिपुर में भी हमने बहुत बड़ा विकास किया है। मैं नॉर्थ ईस्ट में करीब 2 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, टनल्स बना रहा हूँ, और मणिपुर में भी इतने बड़े प्रमाण पर काम किया हमने। वहाँ के अनेक जगह पहली बार रेलवे बन रही है, रोड बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार के प्रति एक विश्वास जगा हुआ है। उसका प्रत्यंतर इस चुनाव में आएगा, और मणिपुर की हमारी राज्य सरकार ने किए हुए काम, भारत सरकार ने किए हुए काम, दोनों को मिलाकर हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी नितिन जी, आखिरी सवाल 2022 के इन 5 राज्यों की जीत क्या 2024 का रास्ता सुनिश्चित करेगी? देखिए, हर चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। 2024 के लिए ये भी चुनाव जीतना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। हम ये चुनाव भी जीतेंगे और 2024 भी जीतेंगे और आगे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जी नितिन जी, रैपिड फायर 5 राज्य हैं, कौन जीतेगा? यूपी? बीजेपी। 5 राज्य बीजेपी जीतेगी, पूरा बीजेपी जीतेगी। 5 राज्य हम जीतेंगे, यानी बीजेपी जीतेगी। ऐसा जैसा मैंने आपसे कहा था कि बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाने वाले नितिन गडकरी, जी हाँ, रॉक स्टार, पार्टी के स्टार प्रचारक, हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे आसमान में भले ही हो, उतरना जमीन पर पड़ता है, और जमीन पर ही कार्यकर्ता के बीच जाकर अपनी बात रखनी पड़ती है। नितिन जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।